भारत अपने न्यूक्लियर लॉ में एक बड़ा चेंज करने जा रहा है। गवर्नमेंट का मोटिव है न्यूक्लियर पावर का तेज विस्तार और विदेशी निवेश को रास्ता देना। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है। जब हम भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या हम सुरक्षा और जवाबदेही के पुराने सिद्धांतों को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे नया स्ट्रक्चर क्या है और पुराना कानून क्या कहता था, और ये बदलाव भारत की एनर्जी पॉलिसी के लिए क्यों निर्णायक है। पहले बड़े फ्रेम में समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर अचानक फिर चर्चा में क्यों है। भारत की बिजली मांग तेजी से बढ़ रही है। कोयला सस्ता है, पर प्रदूषण और जलवायु लक्ष्यों के लिए उसकी भूमिका सीमित करनी होगी। सोलर और विंड तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंटरमिटेंट हैं, हर टाइम उपलब्ध नहीं होंगे। यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी को बेस लोड एनर्जी, क्लीन एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। कम कार्बन उत्सर्जन, लगातार बिजली आपूर्ति, यानी न्यूक्लियर पावर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुकी है। अब हम शांति एक्ट समझते हैं, ये न्यूज में क्यों है। शांति की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हैरेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इस लॉ की सोच 3 स्तरों पर वर्क करती है। पहला है एक्सपेंशन, मींस न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। सेकंड बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की। इसके अंदर प्राइवेट और विदेशी कंपनियों के लिए एक ऐसा कानूनी माहौल जहां लंबे समय के प्रोजेक्ट्स में निवेश करना व्यवहारिक लगे। थर्ड वन इज एनर्जी ट्रांसिशन, कोयले को धीरे धीरे हटाकर लो कार्बन एनर्जी मिक्स करना ही इसका पॉइंट है। यानी शांति एक्ट सिर्फ एक तकनीकी कानून नहीं, बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग का हिस्सा है। अब पुराने कानून की भूमिका समझते हैं। CLNDA, इसकी फुल फॉर्म है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इस कानून के अंदर अगर कभी न्यूक्लियर घटना होती थी, तो पीड़ितों को मुआवजा कैसे मिलेगा और जिम्मेदारी किसकी होगी। क्लेंडा के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। फर्स्ट वन इज ऑपरेटर लायबिलिटी एंड सेकंड वन इज सप्लायर अकाउंटेबिलिटी। ऑपरेटर लायबिलिटी के अंदर प्लांट चलाने वाली एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होती थी, और सप्लायर अकाउंटेबिलिटी के अंदर कुछ मामलों में उपकरण या तकनीक देने वाली कंपनी पर भी जवाबदेही होती थी। यह स्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल पर अपेक्षाकृत सख्त माना गया था। यही वजह थी कि कई विदेशी कंपनियां भारत में बड़े प्रोजेक्ट से हिचकिचाती रहीं, और यहाँ से ही टकराव क्रिएट हुआ। निवेश आकर्षित करने की जरूरत बनाम बड़े जवाबदेही मानक। किसी भी न्यूक्लियर नीति की असली परीक्षा दुर्घटना से पहले नहीं, बल्कि दुर्घटना की संभावना को रोकने की क्षमता पर होती है। यहाँ 3 संस्थागत मुद्दे उभरते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, दूसरा है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। बिना मजबूत संस्थाओं के कोई भी कानूनी ढांचा कागजी साबित हो सकता है। आप इस टॉपिक के आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। भारत के लिए न्यूक्लियर पावर कोई वन लाइन सॉल्यूशन नहीं है। यह एक जटिल नीति विकल्प है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य, निवेश माहौल और सार्वजनिक सुरक्षा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में असली सवाल यह नहीं होगा कि कानून बदला या नहीं, बल्कि यह होगा कि क्या संस्थाएं और नियमन उस बदलाव के स्तर पर मजबूत किए गए या नहीं।